हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेडागोजी मैथ्स और उसके साथ साथ पूरे कंप्लीट 30 क्वेश्चन जो आपका सीटेट में पूछा जाता है, जिसमें आपका मैथ का पेडागोजी भी रहेगा और साथ में जो आपका जनरल मैथ पूछा जाता है वो भी रहेगा। ठीक है। और कहीं भी अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो आपको समझने में या और भी कोई समस्या हो तो आप हमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, अपना कमेंट करेंगे। आपकी कमेंट में बखूबी पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने का। ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो 31 से है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये 31 से लेकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक जाएंगे। ये आपका टोटल कंप्लीटली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक। जहां कहीं भी दिक्कत आएगा बिंदास बतानी है क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा है। तो सबसे पहले आपके पास ये चार्ट दे रखा है कि द रेट लिस्ट ऑफ ग्रोसरी। चलिए एक मिनट, पहले हम इसको ना हिंदी कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी वाले लोग होते हैं और वो लोग को तकलीफ होने लगता है। तो आइए, हाँ ये रहा। ठीक। आपके पास क्या दे रखा है, तो यहाँ पे ना एक किराने की दुकान पर सामान की बिक्री सूची निम्न रूप से अंकित किया गया है। मतलब देखिए, यहाँ पे चावल का दाम दिया हुआ है और काला चना का दाम दिया हुआ है, गेहूं का आटा का दाम दिया हुआ, सब चीज का दाम दिया हुआ है। ठीक है। तो एग्जामिनेशन में ये पूरा चार्ट कभी भी नहीं पढ़ेंगे, हम पहले फोकस करेंगे हमसे पूछा क्या गया है। देखिए, पूछा गया है आपसे 5 केजी चावल, 5 केजी गेहूं और 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, फिर से 250 ग्राम पिसा हुआ मिर्च। देन पूछा गया है 2 किलो काला चना और फिर लिखा है कि और बचे हुए रुपए से बिस्कुट के पैकेट खरीदने हैं, तो यदि उसके पास 1000 रुपए हैं तो वह कितने बिस्कुट के पैकेट खरीद पाएगा। पहली बात, अगर हमारे पास चावल चाहिए 5 केजी, ठीक है, और 70 रुपए के हिसाब से है तो 7 × 5 = 35, यानी कि 350 रुपया लग जाएगा। फिर से 5 केजी गेहूं का आटा का दाम है 45 रुपए। तो सोचिए कि 5 रुपए के हिसाब से अगर इसको हम काम करें तो आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया। तो भाई इसका दाम आपका है, धनिया का कितना है, 40 रुपया है, तो खाली इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 40 रुपया ले लेंगे। फिर से आपका है 60 रुपया, जो कि 250 ग्राम मिर्च था। फिर 2 केजी है काला चना। भाई काला चना है 90 रुपए के हिसाब से, तो 9 दूना 18, यानी 180 हो जाएगा इसका। ठीक। आइए सब जोड़ देंगे, आप 5 मिल जाएगा, 5 और 2 7, 7 × 4 = 11, 11 × 6 = 17, 17 8 25 का फिर से 5 हो जाएगा। 2 बचेगा, 2 और 3, 5 2 7 और 1 8, यानी टोटल इसको 855 रुपया खर्चा हो गया। 1000 रुपया में अगर 855 खर्चा हो जाता है फिर भी आपके पास 145 बचेगा। अब सोचिए, 145 रुपये में बिस्किट का पैकेट खरीदना है जी। एक बिस्किट का पैकेट का दाम है 20 रुपया। तो सोचिए, अगर आप 7 गो पैकेट खरीदेंगे ना तो 7 दूना 14, यानी 140 रुपया खर्चा होगा। इसके बावजूद भी आपके पास 5 गो रुपया बच जाएगा। तो 5 रुपया में तो अगला पैकेट आपको कोई देगा नहीं। क्लियर। तो नहीं देगा तो आप कंप्लीट कितना पैकेट खरीद पाइएगा, 7 पैकेट खरीद पाइएगा। यानी जो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है वो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, यानी आप 7 पैकेट, है ना, आप खरीद पाएंगे यहाँ पे फाइनली बिस्किट वाला। आई होप ये मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 32 नंबर। ये भी देखिए मजेदार चीज है। 32 नंबर जो क्वेश्चन बोला है, पहले तो लिखा है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। पहली बात, 2 अंक का संख्या है, तो जितने सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, सबका सब 2 अंक में है। बढ़िया बात है सर। सेकेंड स्टेटमेंट है कि दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज। सोचिए, दहाई के स्थान पर 2 का गुणज, तो आप देखिए इकाई दहाई सबका जो है ना, सब जो है 2 का गुणज है। ठीक। फिर लिखा है कि इकाई के स्थान पर 3 का गुणज, यानी इकाई वाले प्लेस पे भी ना, यूनिट प्लेस पे भी सब 3 का गुणज है। मतलब ये दो गो कंडीशन से अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि ये 2 कंडीशन सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। हाँ। अब जो लास्ट कंडीशन है वो इसका डिसीजन बनेगा।
लिखा है कि दोनों संख्याओं का जो योग है एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का गुणनखंड है। पहली बात देखिए, ये 52 का गुणनखंड बोला है। 52 का मतलब जिस जिससे 52 में भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा, इसके बाद आपका 13 से लगेगा और किससे लगेगा, 26 से लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपको 52 से ही लगेगा। तो अब सोचिए कि यहाँ पे कौन ऐसा ऑप्शन है जो इस सबको जोड़ने में से ऐसा कुछ मिलना चाहिए। तो आइए ऑप्शन थर्ड के पास, हम बोलेंगे कि अगर 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। क्या ये 13 इसका गुणनखंड है? तो हाँ, 13 इसका गुणनखंड है, यानी करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा, यानी थर्ड नंबर होगा आपका राइट आंसर। क्लियर, मजा आ रहा है? चलिए फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल होगा, जितने लोग भी आपके सीटेट का एग्जाम देने वाले होंगे, सारे लोग तक पहुंचा दीजिए। एकदम मजा आ जाएगा सेशन को देखकर, ठीक। चलिए हम लोग बात करते हैं 33 नंबर सवाल को। 33 नंबर सवाल क्या लिख रखा है, देखिए 33 नंबर में लिखा है कि 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपया लगता है। एक कार आप भाड़े में ले रहे हैं जो 80 किलोमीटर अगर आप जाते हैं और 8 घंटे के लिए उसका गाड़ी रखिएगा तो 800 रुपया लेगा। बढ़िया बात है। फिर लिखा है कि प्रति अतिरिक्त घंटा, यानी अगर आप ज्यादा यूज कीजिएगा तो 1 घंटा के लिए 100 रुपया, और अगर ज्यादा किलोमीटर चल जाइएगा, यानी 80 किलोमीटर तक लिमिटेशन है, जैसे अगर 81 चले गए तो 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर लिखा है कि सुनील ने 250 किलोमीटर का सफर, सोचिए कितना का सफर कर लिया है, 250 किलोमीटर का सफर ए से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन 4 बजे पहुंच गया। सोचिए पहली बात, ये 7 बजे से 4 बजे तक कितना घंटा हो गया, तो हम बोलेंगे पूरा यहाँ पे 9 घंटा हो गया, ठीक। हमको पता है कि सर 9 घंटा हो गया तो हमको गाड़ी 8 घंटा के लिए मिलता तो 800 रुपया लेता, लेकिन 1 घंटा बेसी हो गया। तो पहला काम, 8 घंटा के लिए 800, जो 1 घंटा बेसी हुआ, 1 घंटा के लिए 100 रुपया वो आदमी हमसे अलग से लेगा। और उतना ही नहीं, अभी ये दूरी भी हमारा लिमिट था कि 80 किलोमीटर जाना था, लेकिन हम चल गए हैं 250, तो कितना एक्स्ट्रा दूरी चले गए। तो आप बोलिएगा सर हम 250 में से अगर हम 80 घटा दें तो सर 170 बचेगा, यानी कि 170 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चले गए। और हमको पता है कि 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया देना पड़ता है, तो 170 के लिए हमको 1700 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 1700। तो ये पूरे जोड़ेंगे ना तो आएगा आपका 2600 रुपये। आपको कितने रुपए के पेमेंट करना पड़ेगा, 2600 रुपए, यानी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 2600 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 35 नंबर। ये देखिए 35 नंबर है, इसको यहीं से हम आपको बना देते हैं। लिखा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगा। सोचिए, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है जी, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। सोचिए सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, तो देखिए सबसे बड़ा आपके पास ए वाला नंबर है। ए वाला नंबर मतलब 9.990, ये सबसे बड़ा है, ठीक। इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद है 9.909, और इसके बाद है 9.099, और इसके बाद होगा आपका 9.09, और हाँ ठीक है, और सबसे लास्ट में होगा 9.009। सोचिए तीसरा स्थान पे कौन है, तो सर ए वाला है तीसरा स्थान पे, यानी कि 9.099 है ना। कौन ऑप्शन है आपका, 9.099। देखिए कहीं है तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 35 नंबर का। देखिए 35 नंबर में क्या लिखा है, लिखा है कि एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर जीरो, देखिए 100वां स्थान है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा वाले स्थान पे जीरो, जो कि आपके पास 3 को ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में इकाई दहाई सैकड़ा वाले प्लेस पे जीरो है। फिर लिखा है कि दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दोगुना। सोचिए, यानी यहाँ पे आइए, आप ऑप्शन थर्ड को लीजिए। देखिए ऑप्शन थर्ड में है 6042 है। पहले बोला कि सैकड़ा के स्थान पे जीरो, एकदम सही है भाई, सैकड़ा के स्थान पे जीरो। फिर बोला था कि इकाई वाले से दहाई वाला दोगुना, एकदम सही है, दोगुना है। फिर लिखा है कि इकाई वाले से जो थाउजेंड वाला है ना,
वो आपका 3 गुना, एकदम सही है 3 गुना, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 36 नंबर का। ये रहा आपके पास 36 नंबर क्वेश्चन, जो काफी मजेदार है। लिखा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या और उन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ठीक, ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? सोचिए, पहले अगर हम 2 अंक का संख्या ना ऐसे मानते हैं 10x प्लस वाई करके, इसको उलट देंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पे 88 बोला है। भाई सबको जोड़ोगे ना तो 11x भी आएगा और 11y भी आएगा, और ऐड करने पे 88 भी आएगा। 11 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 88। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 8 बार में कटेगा, इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई का वैल्यू 8 हो गया। यानी कोई भी संख्या जोड़िए दूगो जिसको 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं। अभी बोला है कि जिनमें दहाई का अंक इकाई अंक से बड़ा होना चाहिए। पहले आप देखिए, हमको 8 लाना है तो 8 और 0 भी कर सकते हैं, 7 और 1 भी कर सकते हैं, 6 और 2 भी कर सकते हैं, 5 और 3 भी कर सकते हैं, 4 प्लस 4 इसको नहीं करेंगे क्योंकि बोला है कि बड़ा होना चाहिए दहाई वाले स्थान पे, जो कि ये बराबर हो रहा है। बराबर हमको नहीं बोला है। संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4, यानी आपके पास 4 हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम रुख लेते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा आपका 37 नंबर सवाल, जो लिखा है कि 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा? देखिए, ऑलरेडी आपके पास इतना बड़ा आयत है ऑलरेडी पहले से, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि ये 8 है तो ये वाला 10 है, इसको 4 बराबर हिस्सा करना है। तो एक लाइन इधर से खींच दीजिए, इधर से खींच दीजिए। जो 8 था वो ये 4 बचेगा, ये भी 4 हो जाएगा। जो 10 था ये 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। और एक छोटा सा हिस्सा का हमसे क्या पूछा है? परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर हम जानते हैं सर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए 2 हो जाएगा, लंबाई 10 था तो 5 हो जाएगा, और चौड़ाई 8 था तो 4 हो जाएगा, यानी 2 गुने 9 होगा, और 9 दूने कितना होता है? 18, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइज? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 38 नंबर। ये रहा आपका 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर सवाल में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। सदा मतलब हमेशा, ऑलवेज? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए 2 और 3 जोड़े 5 आ गया, लेकिन ये बताइए कि अगर हम 2 और 7 जोड़ देंगे तो 9, क्या 9 आपका अभाज्य संख्या है? तो नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन गलत। ठीक, दूसरा ऑप्शन लिखा है कि एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुना किया जाए तो क्या सदा अभाज्य संख्या मिलेगा? एकदम नहीं, क्योंकि अगर हम 2 गुने 3 करेंगे 2 तिया 6, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, तीसरा में है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते। भाई होता तो है, ये तो होता है। ठीक, फिर लिखा है कि अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं। ये गलत है। देखिए थर्ड नंबर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि थर्ड नंबर भी गलत है, इधर 3 गलत ही था। इसलिए गलत है ना क्योंकि इसका गुणनखंड होता है एक और स्वयं, होता है ना। तो आपका सही हो जाएगा राइट आंसर 4, क्योंकि आभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं। आप सबसे शुरू 2 से करते हैं, 3 है ना, 5 7 11 13, इसी तरह से डॉट 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 लिखिए, जहां तक जाना है जाते रहिए। क्लियर, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा क्या? राइट आंसर। चलिए मजे की बात है, ये रहा आपके पास 39 नंबर, और 39 में लिखा है कि वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 आएगा तो क्या है? भाई सोचो, अगर ये 88 है और 3 शेष बच रहा है, मतलब सर 3 घटा दीजिए तो बनेगा 85। अब 85 से पूरी तरह कटने वाला कौन संख्या है? 17 से कटेगा। ठीक, उसी तरह जब यहाँ 160 है, 160 में 7 शेष बोल रहा है, मतलब 153, क्या 153 17 से कट जाएगा? तो हाँ, 17 9 53 से, यानी पूरी तरह कट गया, यानी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। इसमें ज्यादा कोई बुद्धि ही नहीं लगाना था। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब 40 पे। 40 लिखा है कि मालिनी के पास केवल 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितना है? 36 है, और उसका राशि कितना है? 105 है, तो उसको सिक्कों की संख्या पूछा है। भाई साहब एक काम कीजिए,
अगर आप ऑप्शन सेकंड में पुट कीजिएगा, मान लेते हैं कि 25 रुपया वाला अगर 25 गो सिक्का अगर दो वाला होगा, और अगर 5 वाला सिक्का अगर 11 गो होगा, तो सोचिए तो क्या जोड़ने से आपका 36 तो आ ही रहा है। कैसे 36 आ रहा है? तो चूंकि 25 और 11, देखिए सिक्कों की संख्या 36 है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 25 दूना 50 और 11 पचे 55, यानी 105। और सवाल हमारा यही बोला है कि इसका वैल्यू भी 105 है, यानी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कहीं कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसके बाद है 41 नंबर। 41 नंबर सवाल है कुछ ऐसा, देख लीजिए, हम इधर लिख देते हैं। यह है आपका 14.5 गुने है 3, प्लस में है 18 और भाग है आपका 3, माइनस है 3 गुने 12.5। एक बात बताएं, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले तो इसको काट दीजिए, कितने बार में? 6 बार में, क्योंकि पहले डिवाइड का काम होता है। ठीक, और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, 14 तिया 42 और आधा को आधा तिया 1.5, 42, 43, 43.5 हो जाएगा। ठीक, आप प्लस में 6 है और 12 तिया की 36 से हो जाएगा आपका इधर कितना? इधर हो जाएगा 37.5। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए ये माइनस में हो जाएगा कितना? 37.5। ये दोनों में कितने का फर्क है? 6 का, और बीच में और कौन है? 6, 6 6 कितना हो जाएगा? 12। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं ना, एकदम कितना मजेदार चीज पूछ रहा है, कितना हौले हौले चीज पूछा है, एकदम से आसान वाला चीज पूछा है जी। हम्म, इससे आसान आपको कुछ मिलेगा? इससे आसान तो जिंदगी भी नहीं है आपका। देखिए अब लिखा है कि एक बाग में वृक्ष के जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। सोचिए, जामुन वाला 1/6 हिस्सा है, और लिखा है कि आधे वृक्ष यूकेलिप्टस हैं और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है, सोचिए अगर 6 है तो 6 छक 36, यानी टोटल हो गया 36 पेड़। अगर टोटल 36 है जिसमें आधा बोला है कि यूकेलिप्टस है, यानी 18 को आपका हो गया क्या? यूकेलिप्टस। अब सोचिए, फिर लिखा था आपको उसका 1/6 जामुन है। 1/6 का मतलब क्या? 36 का 1/6 6 ही होता है, यानी 18 और 6 24, ये हो गया पूरे 24। अब सोचिए पूरे 24 हो गया, टोटल 36 था, तो और कितना बच गया? तो सर 12 बच गया, और वही 12 किसका हो जाएगा? पीपल का हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? देखिए आपका क्वेश्चन टाइम से है ना, टाइम तो आपका सही चल रहा है। लिखा है कि एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर 17:37 पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय। भाई साहब एक बात बताइए, ये जो है ना, ये 4:48 मॉर्निंग की बात करता है, तो भी 1 तारीख को। फिर से अगर हम शाम 4:48 में ही ढूंढेंगे इवनिंग टाइम में, फिर से 2 तारीख का मॉर्निंग हो जाएगा 4:48। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 17:37, इसका मतलब कि 5:37 शाम की बात कर रहा है। तो सर क्यों ना, अगर हम इसका मतलब ये हुआ कि 4:48 आपका फिर से हो जाएगा उसका इवनिंग। अब बताइए भाई साहब, टोटल यहाँ पे कितने का फर्क हो जाएगा? ठीक, तो पहली बात कि ये दोनों में 12 का फर्क होगा, फिर से 12 का फर्क होगा, फिर से 12 का फर्क होगा, 12 तिया 36। सर ये 36 घंटा तो ऑलरेडी फर्क हमको दिख रहा है, 36 घंटा। ठीक, अब सोचिए कि ये तो 48 मिनट हुआ है ना जी, हमको 5:17, सोचिए ये 48 में और कितना जोड़ देते कि पूरे 5 बज गया होता। तो 12 मिनट इसका वाला और 37 मिनट उसका वाला, यानी 36 घंटा प्लस में 37 और 12, 7 दू 9 और 4 दू 3 1 4, 49 मिनट। हाँ, यानी कि 36 घंटा 49 मिनट, यानी ऑप्शन सी होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे एक आपको मजेदार चीज है, देख रहे हैं, यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हम यहाँ सारा चीज लिख दिए, कौन किस में चेंज कैसे होता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये सारा चीज है। ठीक है, ये सारा चीज पे आप पुट करके देख लीजिएगा, ऑप्शन 4 जो है ना, एकदम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा एकदम से ऑप्शन 4। कैसे? आइए हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं आपको इसमें। जैसे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, फिर आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे है,
और ये पूरा फिर कंप्लीट है। ठीक। हाँ, देखिए अब इसमें क्या है कि अगर आप इसको सारा चीज को मीटर में चेंज कर लीजिए, तो मीटर में चेंज कीजिएगा तो ऑलरेडी एक 50 मीटर है, तो वो तो आपका 50 मीटर है तो रहेगा ही, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो देख रहे हैं 500 डेसीमीटर और 30 सेंटीमीटर दोनों साथ में है, तो ये आपका ना 50.3 हो जाएगा, 50.3 हो जाएगा। इसी तरह से पूरा चेक कीजिएगा, आपके पास ये फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, किसको कैसे चेक करना है ना। अगर आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर, डेकोमीटर जो भी है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में जाइएगा तो सब में 10-10 से गुना करते चले जाइए, और जब उल्टी में है आइएगा तो सब में 10-10 का भाग देना है, आपका बात एकदम से बन जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है कि एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, यदि इस आयत की चौड़ाई 50 है तो इसकी लंबाई क्या होगा। पहली बात कि सर परिमाप होता है 2 × L + B, और इसका वैल्यू दिया है 270। पहले तो इसको 200 काट देंगे तो 135 आएगा। चौड़ाई का वैल्यू दिया है 50, तो यहाँ पे आप रख देंगे 50 बराबर में 135 होगा, 50 जाके घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 8×5 = 13, हाँ ये हो जाएगा आपका 85। ठीक है, 85 है ऑप्शन में, तो हाँ ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका 46 नंबर। ठीक है, अब यहाँ से आपका शुरू होता है आपका पेडागोजी सेक्शन, जो काफी मजेदार है। यहाँ से शुरू होता है पेडागोगी सेक्शन। सबसे पहला सवाल पेडागोगी का लिखा है क्या लिखा है भाई कि कक्षा सेकंड के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। सोचिए, एक आपका दूसरे क्लास का बच्चा है और उसको 35 लिखने के लिए बोला गया, लेकिन वो क्या लिख दिया, 305 लिख दिया। तो अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक अध्यापक हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे, है ना, उस समय आप क्या अपना एक्शन लेंगे। तो पहली बात लिखा है कि यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भाई एक बताइए, कोई बच्चा अगर मान लो 35 की जगह 305 लिख दिया, उसको आप इतना बोल दिए ना ये गलत है, जाओ सही लिख कर लाओ, तो क्या वो सही लिख के ले आएगा। अगर उसको पता ही होता तो क्यों 305 लिखा होता, पहले ही क्यों नहीं लिख दिया होता। राइट, तो ये तो आपका गलत चीज है भाई। हाँ, दूसरा है कि श्याम पट पर सही उत्तर लिख कर, ठीक है, उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देकर, बताइए अगर हम सिर्फ 35-35 10 बार लिखवा देने से क्या और भी संख्या को उसको जानकारी हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो श्याम पट पर सही उत्तर लिख देंगे तो क्या उसको समझ में आ जाएगा, नहीं, ये सारा चीज गलत हो रहा है। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर, मतलब क्या करना होगा कि उस बच्चा को ना कोई चीज दिखा दिखा कर समझाना होगा। जैसे मान लेते हैं उसको बोलना होगा ये 2 है ना, इसमें और कुछ ऐड कर देंगे तो उसको ये दिखाना होगा कि 2 है, एक और लाए तो 3 हो गया। इस तरह से चीजें लिख लिख कर उसको दिखाना होगा, सिखाना होगा, तब जाके बच्चा समझेगा। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बनेगा आपका करेक्ट 4। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। ठीक है, जो लिखा है कि मान गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान हैं। क्लियर, पहला ऑप्शन लिखा है कि मानचित्र का अर्थांकन, एकदम सही है। बिना पैमाने वाले आलेख, एकदम सही है। संकेतों का प्रयोग, ये भी सही है। और पैमाने के अनुसार आलेख खींचना, ये गलत है। यानी आपके पास, सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकेंड होगा, ABC होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों की गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो यहाँ पे जो पूर्णांक है ना, ये भाग नहीं है, है ना, जो आपका है NCF 2005 के हिसाब से,
है ना। चौपड़, टाइलिंग ये बिल्कुल है, अनुमान लगाना ये भी है, समिति ये भी है, ये सारा चीज है, पूर्णांक नहीं है। क्लियर? ये सारा देखिए 2005 के जो क्या क्या इसका रूपरेखा है, सारा चीज का आपको वीडियो देंगे थ्योरी का, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन आया है तो इसको हम यहाँ से करके निकल लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो आपको ये सारा चीज पर आपको मिल जाएगा। देखिए उसके बाद लिखा है कि मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है। मानक का जो प्रयोग है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा को समझाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, पहला ऑप्शन बनाया है संख्या बोध, भिन्न और प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न। क्या होता है? पैटर्न, एक जो सीरीज होता है ना पैटर्न, उस टाइप का चीज है। ठीक, यानी ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पे करेक्ट, है ना। ये सब आयतन आयतन वाला से हमको कोई मतलब नहीं, आयतन तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, स्थानीय मान भी नहीं हो पाएगा। क्लियर? यानी ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं, एकदम बकवास ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे ही आप खत्म कर दीजिए। फिर लिखा है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है, ये भी एकदम सही नहीं है। ऑप्शन सी अध्यापक के विचारों का असर गणित सिखाने वाले के प्रदर्शन पर होता है, हाँ एकदम सही है भाई, है ना। यानी 3 ऑप्शन में ऑप्शन सी होगा, यानी थर्ड नंबर होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब एक चीज आपको हम बता रहे हैं जो मजा आएगा। कैसे? पहले 51 नंबर सवाल कर लेते हैं, इसके बाद लिखा है 51 नंबर में, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रह और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा है कि अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना ना। फिर लिखा है कि विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, हाँ ये ठीक है। कक्षा में क्विज का संचालन करना, एकदम नहीं। कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का संचालन करना, ये भी नहीं है। यानी सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे कौन है? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको हम बताएंगे जो यहाँ से आपका हर पेपर में सवाल देखने को मिलता है। कौन सा भाई? पहले इसका हिंदी सवाल देख ली तब ज्यादा समझ में आएगा, हम सॉल्यूशन इसका दिखाएंगे। देखा है कि एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामितीय विवेचन में वैन हिल के अनुसार किस स्तर पर है। पहली बात, जो आप नाम देख रहे हैं वैन हिल, बड़ा काम का नाम है भाई। कौन नाम? वैन हिल। वैन हिल क्या दिए? तो वैन हिल पता है ज्यामिति, जो ज्योमेट्री देख रहे हैं, इसका इसका 5 गो अपना थ्योरी दिए हैं, 5 गो लेवल दिए हैं। ठीक है, वो 5 लेवल क्या है वो आपको आइए हम दिखाते हैं कि इन्होंने 5 लेवल क्या दिया है। देखिए सबसे पहले इन्होंने 0 लेवल दिया। 0 लेवल में दृश्यीकरण, ठीक है, मतलब सिर्फ बच्चा ना फिगर को देख सकता है। पहला लेवल में उसका विश्लेषण कर सकता है। अगर कोई बच्चा सिर्फ फिगर देख रहा है, वो मतलब त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये मोबाइल है, इस टाइप से, ठीक है, सिर्फ इतना समझ है उसको, है ना। दृश्यीकरण, वो दृश्य देख के समझ रहा है, ये पेन है, ये टैबलेट है, ये कैमरा है, इस टाइप से, ये शर्ट है, तो क्या है वो दृश्यीकरण है, जिसका लेवल फर्स्ट में रखा है। उसके बाद जो लेवल अगला है फर्स्ट, उसको रखे विश्लेषण, ऐसा दूसरा लेवल हो जाएगा वैसे, लेकिन उन्होंने 0 से शुरू किया है। उसके बाद विश्लेषण है, इसके बाद है आपका अमूर्तता, और तीसरा में है निगमन, और चौथा में है दृढ़ता। अब एक बात और बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? देखिए ये सब का एक अपना अपना कहानी है। ठीक है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना 0, देख रहे हैं 0 लेवल वाला, यानी दृश्यीकरण में इसमें होता क्या है कि ज्यामितीय आकृति को उनके आकार से एक संपूर्ण के रूप में पहचानते हैं, और आकृतियों की तुलना उनकी प्राथमिक अवस्था या दैनिक जीवन की चीजों से करते हैं। मतलब कोई एक बच्चा कोई भी एक फिगर देख करके जो अपने जिंदगी में छोटे मोटे जो लाइफ में देखा ना, उसके साथ कंपैरिजन करा देता है। समझ पा रहे हैं? जैसे वो क्या देखा, वो समोसा देखा, और समोसा देख के ऐसा सोचा कि अरे ये कैसा है, मतलब सॉरी, वो त्रिभुज देखा और त्रिभुज देख के क्या सोचा, ये समोसा जैसा है। मतलब दैनिक जीवन में जो उसको लगा वैसा। जैसे मान लेते हैं वो आदमी को क्या दिखाया जाता, वो आदमी को दिखाया जाता वृत्त। ठीक है, तो वृत्त देखता ना, तो वृत्त देखकर वो बच्चा यही कल्पना करता कि अरे यार ये तो मेरे घर में रोटी ऐसा बनता है। क्या बनता है?
रोटी ऐसा बनता है। तो क्या हो गया भाई, वो फिगर देख करके वहां अपना दैनिक जीवन से रिलेट कर दिया। ये है उसका, अगर इतना चीज अगर बच्चा कर पा रहा है तो जीरो लेवल में आएगा। कौन से लेवल में आएगा, जीरो लेवल में आएगा। उसके बाद विश्लेषण, इसमें क्या है भाई, स्तर पहला में क्या है, मतलब वो है कि इस स्तर के जो छात्र हैं ज्यामितीय आकृतियों के गुणों का विश्लेषण और नामकरण शुरू करते हैं। वे गुणों के बीच संबंध नहीं देखते, उन्हें लगता है कि सभी गुण महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आकर वो विश्लेषण करने लगता है, इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी के ऊपर बात करने लगता है। कहाँ पे, लेवल फर्स्ट में। लेवल सेकंड में अमूर्तता, एक क्या है भाई, तो इस स्तर पर छात्र या शिष्य गुणों को आंकड़ों के बीच संबंधों को समझने में वह सार्थक परिभाषाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं। वे अपने तर्क को सही ठहराने के लिए सरल तर्क दे सकते हैं। वे तार्किक मानचित्र और रेखांचित्र बना सकते हैं। मतलब क्या है, अमूर्तता। जैसे एक बात बताइए हमको, अगर हम लोग किसी चीज को डिफाइन करते हैं, सपोज हमको बताना है किसी बच्चा को ब्रीथ के बारे में, ठीक, तो उस बच्चा को हम ब्रीथ के बारे में कैसे आसानी से समझा सकते हैं। तो सर आसानी से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। क्या एग्जाम्पल लेंगे, वो बच्चा के घर में साइकिल देखा होगा, है ना, साइकिल दैनिक जीवन का चीज है साइकिल। हाँ सर, साइकिल दिखाकर उसको हम बोलेंगे बेटा ये ब्रीथ है। और जो साइकिल का स्पोक है ना, वो देखेंगे आप, साइकिल का सारे स्पोक की लंबाई आपस में बराबर होती है। जब सारे स्पोक की लंबाई बराबर होती है, इसका मतलब सर वो स्पोक का तुलना कराएंगे उस ब्रीथ की त्रिज्या से, और जो साइकिल का चक्का का जो बीच में जो धुरी होता है, उस धुरी को कंपेरिजन कराएंगे सेंटर से। समझ पा रहे हैं। तो अगर इतना आप कर पा रहे हैं, अगर इतना बच्चा में समझ है, तो बच्चा का लेवल 2 में आएगा, अमूर्तता में आएगा। और लेवल थर्ड में क्या है भाई, तो निगमन। ए निगमन क्या है, तो इसमें निगमन में क्या है विशेष, देखिए, वह पहचानते हैं कि कौन से गुण दूसरे द्वारा निहित है। वे परिभाषा प्रमेय स्वयं स्वयं सिद्धि और प्रमाणों की भूमिका को समझाते हैं। मतलब यहाँ से निगमन में क्या है ना, कि उससे संबंधित जो आपका थ्योरी है, से बोलते हैं ना आप, वो वाला बोलोगे कि हाँ मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, ये क्या है, थ्योरी है। तो इस तरह का चीजें अगर आपको उसके बारे में कुछ समझ में आने लगा, मतलब उसकी लेवल कहाँ पे है, तो उसकी लेवल आपका थर्ड लेवल में आएगा वो। दृढ़ता क्या है भाई, तो इस स्तर पर छात्र समझते हैं कि गणितीय प्रणाली कैसे स्थापित की जाती है। वे सभी प्रकार के प्रमाणों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आकर वो अपने आप को बिंदास, सारा चीज जो उनको कंफर्टेबल लगता है, जैसे भी होता है उल्टा सीधा सब, मतलब है वो परफेक्ट चीज से, ठीक है, परफेक्शन से। तो यानी फिलहाल का जो आपका सवाल था, वो बोला है कि भाई वो त्रिभुज देखकर समोसा की तुलना किया है, तो कौन सा लेवल में जाएगा, तो यानी कि वो समझ, यानी दैनिक जीवन से रिलेट कर रहा है, यानी लेवल 0 में जाएगा। कहाँ जाएगा, लेवल 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसमें हम लोग विशेष एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इसका व्याख्या करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका थ्योरी है किसका, वैन हिल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए 53 नंबर सवाल लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। ठीक, लिखा है गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना, ना ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना, ये भी नहीं है। विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, हाँ ये सही चीज है। फिर लिखा है कि विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना, ये गलत चीज है भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है कि गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है पूछा है। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, एकदम सही है ये, है ना। हमसे गलत पूछा है, गणित संख्याओं की पढ़ाई, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, यही गलत है। गणित ऐसा थोड़ी कि सिर्फ संख्या के पढ़ाई तक ही सीमित है। गणित हमारा हर फील्ड में जरूरत पड़ता है, सिर्फ संख्या तक नहीं। हमारे जीवन से ले, मतलब जीवन यापन से लेकर के हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो हर जगह जरूरत पड़ता है। केमिस्ट्री की एग्जांपल आप देंगे ना, NaCl2, टू कहाँ से घुसा भाई, मैथ से घुसा। फिजिक्स का आप जो न्यूमेरिकल करते हैं कहाँ से भाई, मैथ का हेल्प लेकर के। अकबर कब जन्म लिया, आप तिथि बताइएगा, मैथ का हेल्प लेकर के, है ना। शिवाजी का जन्म कब हुआ,
कहाँ से बताएंगे? मैथ का हेल्प लेकर के। ठीक है, तो ये सारा चीज है मैथ, ऐसा नहीं सिर्फ संख्या तक ही आपका सीमित है ये सब। ठीक है, और भी इसका आगे भी इसका अलग सीन है अपना। ठीक है, इसके बाद हाँ उसी का था। और ऑप्शन गणित में अमूर्तता और मानस दर्शन सम्मिलित है। हाँ एकदम ये बात सही है, ये सब होता है। और गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, गणित जो है वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है। चलिए 55 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थी को त्रिविम, त्रिविम का मतलब होता है ऐसे 3D बोला जाता है इसको, है ना, त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। देखिए त्रिविम का मतलब एक वैसा विचार, एक ऐसा थॉट जो आप ना मतलब आपकी समझ थोड़ा सा ज्यादा डेवलप कर गया हो, यानी आप हर एक तरह से उसको सोच सकते हैं, यानी आप काफी विकसित हैं अपने माइंड से। तो ये होता है क्या विद्यार्थियों में त्रिविम, यानी अगर वैसा विद्यार्थी जिसमें त्रिविम आ गया मतलब वो अच्छा से सोचने समझने में, मतलब एक्टिव होने में वो सारा चीज मैच्योर हो चुका है, समझिए आप ये बोल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो हमसे बोला है कि संभवतः उपयुक्त नहीं है, नहीं वाला पकड़ना है। तो भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकल्पना यही नहीं है। ठीक है, इसकी कल्पना कर दी हुई रेखाओं पर मोड़ने पर एक कागज का टुकड़ा कहाँ ये तो उपयुक्त है। निर्देश देना कि वो विद्यालय से घर कैसे जा रहा है, बिल्कुल ये भी है। और पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है, देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर अगला स्लाइड में है। लिखा है कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, कौन सा सही नहीं है भाई, आइए देखते हैं। देखिए लिखा है कि विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए, ये तो भाई सही चीज है ना, ये तो सही है। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, यही देखिए यही यहाँ पे सही आंसर होगा, आंसर सही होगा यही वाला, क्षेत्रफल एक गलत चीज है। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है, बिल्कुल सही है ये। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाला चौपड़ बिछाना लाभदायक हो सकता है, हाँ ये सही है, यानी ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर। देखिए यहाँ पे एक चीज और जो मजेदार चीज है ना, 57 नंबर सवाल लिखा है कि निम्नलिखित में से मुक्त सिरा वाला प्रश्न को पहचानिए। पहली बात ना कि हम लोग को यही नहीं समझना सर मुक्त सिरा होता क्या है। देखिए मुक्त सिरा का मतलब हम यहाँ लिख दिए हैं जिसका कोई निश्चित उत्तर ना हो, है ना, जिसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए कि हाँ ये 5 ही होगा चाहे 8 ही होगा, या फिर उत्तर खोजने का कोई एक निश्चित विधि भी नहीं होना चाहिए। राइट, तो सोचिए कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि कोई एक फिक्स वैल्यू, मतलब कोई फिक्स तरीका नहीं होना चाहिए या फिर कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होना चाहिए वाला। पहला ऑप्शन लिखा है, एक गत्ते के डिब्बे का आयतन दिया है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है तो उसकी ऊंचाई, तो परफेक्ट निकल जाएगा, जो भी आएगा 10 5 जो भी आएगा, लेकिन ये परफेक्ट निकल जाएगा ऊंचाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया है तो ऊंचाई तो कोई एक ही को निकलेगा, है ना। क्योंकि भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि मुक्त बोला है, मुक्त का मतलब कि परफेक्ट आंसर नहीं आना चाहिए, कोई फिक्स आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आंसर चाहिए ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, अगर ये नहीं हुआ तो ए हो सकता है, ऐसा वाला टाइप से, समझ रहे हैं ना। सेकंड, एक गत्ते के डिब्बा की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है और ऊंचाई चौड़ाई के 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन 480 मीटर क्यूब है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ए भी परफेक्ट निकल जाएगा। फिर लिखा है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकता है। देखो भाई साहब, क्षेत्रफल में क्या होगा, लंबाई एल इंटू बी बराबर कितना है 480। इसका मतलब यह है कि कौन कौन संख्या को आप गुना करके 480 ला सकते हैं, तो बहुत ऐसा संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ऐसा संख्या हो जाएगा जिसका गुना करके आप 480 ला सकते हो। भाई दो गो ऐसा संख्या गुना करना है, एक गो नहीं बहुत ऐसा होगा। एक गुने आप 480 कर सकते हैं, दो गुने आप 240 कर सकते हैं, ठीक है, तीन गुने आप 16 कर सकते हैं, 160 कर सकते हैं, बहुत है ऐसा जो कि आप कर सकते हैं। तो क्या हुआ, पॉसिबिलिटी वाला बात आ गया ना, कि या तो ए हो सकता है या ए हो सकता है या ए हो सकता है या और भी आगे हो सकता है, इस टाइप से, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड ही है इसका करेक्ट आंसर। कौन है इसका करेक्ट आंसर, सॉरी थर्ड है इसका करेक्ट आंसर, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, एक गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ, ये बात सही है। कैसे सही है? क्योंकि हम लोग ना पहले जोड़ सीखते हैं, जोड़ सीखने के बाद हम लोग को गुना का समझ विकसित होता है। ठीक, उसके बाद भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर हुआ है। मतलब ये जो है ना, पहले हम लोग घटाव सीखते हैं, घटाव सीखने के बाद हम लोग डिवाइड की बात करते हैं। थर्ड नंबर में कि पूर्णांक का गठन प्राकृतिक संख्या की अवधारणा पर हुआ है, ये बात भी सही है, क्योंकि जब तक हमको प्राकृतिक संख्या नहीं पता रहेगा तब तक हम पूर्णांक का जानकारी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है भिन्न का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ, ये गलत है भाई, क्योंकि भिन्न का गठन दशमलव की अवधारणा पर नहीं हुआ है। हाँ, दशमलव का अवधारणा भिन्न का गठन पर हुआ, मतलब पहले हम लोग क्या सीखते हैं, पहले हम लोग भिन्न सीखते हैं, भिन्न सीखने के बाद दशमलव। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, मतलब नहीं वाले में से। क्लियर? चलिए 59 नंबर सवाल लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए, अगर फ्रैक्शन पढ़ाना है तो। लिखा है भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, आधा और चौथाई से ही काम चल जाएगा हमारा। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, हाँ ये सही है, विभिन्न स्थिति में प्रदर्शित करना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और आज ये रहा आपका अंतिम यानी 60वां सवाल, अंत भला तो सब भला। देखिए, लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है, क्या वांछनीय नहीं है। लिखा है कि अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, ये नहीं, ये गलत है। देखिए यही होगा आंसर, कैसे आंसर होगा, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना, अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना, जो कि ये गलत चीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, तो ये हुआ आपका पूरा फिनिश, यानी टोटल 30 में 30 क्वेश्चन। तो एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।